सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो है विजुअलाइजेशन, कि क्या आप चीज़ों को विजुअलाइज कर पाते हैं कि नहीं। और इसी कारण इसके जो कंसेप्ट लेक्चर्स हैं उनके अंदर आपकी विजुअलाइजेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया गया है। इसी कारण चीज़ें आपसे विजुअलाइज करवाई गई हैं एनिमेशन के थ्रू, ताकि बाद में आपको जो फिगर्स हैं वो ना बनानी पड़े, कम से कम बनानी पड़े। तो जो भी बातें आपको कंसेप्ट लेक्चर में बताई गई हैं उन सभी का याद रखना, उन सभी का ध्यान रखना। क्लियर है? तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फिर। टाइप्स ऑफ फिगर्स। तो भाई हमने तीन तरह की फिगर की। एक तो हमने की प्रिज्म्स, ठीक है, ऐसी फिगर्स जिनका बेस और जिनका टॉप दोनों सेम होते हैं। बेस चाहे कैसा भी हो, बस बेस और टॉप ये दोनों सेम होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले ये बेस और टॉप दोनों सर्कुलर हैं, बेस और टॉप दोनों रेक्टेंगुलर हैं, अगर क्यूब बोलोगे तो स्क्वायर है। बेस और टॉप दोनों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक वो है भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर ट्रायंगुलर बोल सकते हैं। यहाँ पर बेस और टॉप दोनों हेक्सागोनल है, हेक्सागोन से बनते हैं। दूसरी तरह की फिगर हमने की पिरामिड, जिनका बेस कुछ भी हो, इनका जो टॉप है वो पॉइंटेड है, एक नुकीली चोंच है। जैसे यहाँ पर सर्कुलर बेस का पिरामिड, स्क्वायर बेस का पिरामिड, ट्रायंगल बेस का पिरामिड, हेक्सागोनल बेस का पिरामिड। अब आप सोच रहे होंगे तीसरी कौन सी फिगर कर ली भाई, हमें तो पता नहीं चला। अरे भाई तीसरी फिगर जो की वो हमने की है सफियर। सफियर ना तो पिरामिड है ना प्रिज्म है, इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं सफियर एंड हेमिस्फीयर। तो तीसरी वो हमने फिगर की है। तो तीनों के बारे में पढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो देखो, हमें इन दोनों फिगर्स के जो प्रिज्म है और जो पिरामिड है उन दोनों के अगर जनरलाइज फॉर्मूले याद हो जाएं तो उसके बाद हम हर एक चीज का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, एग्जाम में भी डिराइव कर सकते हैं। लेकिन इस ये जो जनरलाइज फॉर्मूले हैं इनको बताने का जो मकसद है वो ये नहीं है कि आप एग्जाम में फॉर्मूले डिराइव करोगे, नहीं। ये सिर्फ आपकी समझ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि आप ऐसा फील कर पाए। जब आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो एग्जाम में इस ये जो समझ है इसे आपको काफी हेल्प मिलती है। क्लियर है? अदरवाइज जितने भी फिगर हैं सबके फॉर्मूले आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, टनाटन हर एक फॉर्म में। तो भाई जनरलाइज फॉर्मूला प्रिज्म का, कोई भी प्रिज्म ऐसी फिगर जिसका बेस और टॉप सेम हो, उसका वॉल्यूम होएगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। उसका लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि चारों तरफ का एरिया होएगा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। और उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होएगा, जो भी उसका लेटरल सरफेस एरिया है उसके अंदर एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम जोड़ दिया जाए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सारे प्रिज्म्स के एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने एक क्यूबॉइड है, तो इनके फॉर्मूले आपको ऐसे याद होने चाहिए जो इनका फाइनल फॉर्म है। वो समझ तो होनी चाहिए कि इसका जो वॉल्यूम है वो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट है। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूले आपको याद भी होने चाहिए, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो इसका कर्ड सरफेस एरिया, तो यहाँ पर सरफेस जो है वो कर्ड नहीं है, तो यहाँ पर एक्चुअल जो वर्ड होगा वो होगा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, तो वो क्या होगा, वो होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्लियर है? ये फॉर्मूले डायरेक्टली याद होने चाहिए। और इसका डायगोनल क्या होता है, देखो ये जो ब्लू ब्लू लाइन है ये होता है क्यूबॉइड का डायगोनल। तो डायगोनल कैसे निकलता है, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से हम निकाल पाते हैं। एक तो ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलर और बेस एल और बी है, जो नीचे लेटी पड़ी है, जिसका हाइपोटेन्यूज ये लाल वाली लाइन है, और उसकी लेंथ हो जाएगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये जिसका राइट एंगल है, जिसका ये वाली हाइट है वो है एच, और बेस है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी के कारण इसका जो डायगोनल है वो आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है भाई, डायगोनल के ऊपर मैक्सिमम जो क्वेश्चन होएगा वो यही होएगा, है मतलब ऑलमोस्ट, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। ठीक है, अदरवाइज वो जो भी क्वेश्चन बनाएगा हमें समझना तो पड़ेगा ही। वो ये होगा कि मैक्सिमम सबसे लंबी जो रोड है किसी भी रूम के अंदर वो कौन सी आ सकती है, तो वो इस डायगोनल की लेंथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना प्रिज्म है इसके अंदर वो है भाई क्यूब। तो क्यूब और क्यूबॉइड को मैंने, क्यूब यानी कि घन और क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, तो घनाभ और घन इन दोनों को मैंने इकट्ठा इसलिए रखा है कि ये जो क्यूब है ये क्यूबॉइड से ही बनता है। बस एक क्यूब एक ऐसा क्यूबॉइड होता है जिसकी सारी साइड्स जो हैं उनकी लेंथ बराबर है। क्लियर है? यहाँ पर अगर लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ही अलग अलग हैं तो ये नहीं है कि भाई ये सारी सेम हो गई तो फॉर्मूलाज अलग लगेंगे, नहीं, एक्जैक्टली सेम अंडरस्टैंडिंग होगी। बस इसकी लेंथ सेम होने के कारण क्या होगा, फॉर्मूला का जो रूप है देखने में वो थोड़ा अलग हो गया, और डेफिनेटली वो हमें याद होना चाहिए, फॉर्मूले थोड़े से ईजी हो गए। तो यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। वैसे तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों की गुणा ही है ना, ए इंटू ए इंटू ए। ठीक है, तो बस इसका देखने का रूप अलग हो गया बिकॉज वैल्यूज बराबर है, अदरवाइज बेसिक अंडरस्टैंडिंग वही है। कर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 4 ए स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 ए स्क्वायर, और डायगोनल हो जाएगा अंडर रूट 3 ए। ठीक है, उसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे। देन नेक्स्ट जो अपना प्रिज्म आता है वो आता है जी सिलेंडर। तो सिलेंडर के बारे में भी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट पाई आर स्क्वायर एच। कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये वही चीज है, कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, उसी में से 2 पाई आर को कॉमन लिया गया है बस। देन नेक्स्ट इसका डायगोनल, इसके अंदर खासकर कोई डायगोनल नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लेंथ निकालनी पड़ सकती है, ये वाली लेंथ। ठीक है, ये जो लेंथ है तो इसी को मैंने इसका डायगोनल
बना के आपके सामने प्रस्तुत किया है कि आप बस इस चीज़ के बारे में सोच पाओ। अगर एक बार मैंने मेंशन कर दिया तो सोचने में आसानी रहेगी। ये वाली जो साइड है ये है रेडियस का डबल, बिकॉज ये रेडियस है तो ये रेडियस का डबल हो गया। और ये वाली जो साइड है वो है जी हाइट, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, अंडर रूट h² प्लस 4r²। पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने बस, ठीक है। अदरवाइज इसका डायगोनल का फॉर्मूला ये नहीं है कि आप रट के बैठ जाओ ये इसका डायगोनल है, बस ये समझना डेवलप कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट इसके अलावा जो फिगर्स हैं वो है जी पिरामिड्स। तो पिरामिड के जो जनरलाइज फॉर्मूले हैं इन सारी फिगर्स पर लागू होंगे, जनरलाइज फॉर्मूला इन सभी पर लागू होएगा ही। तो वॉल्यूम होता है जी 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो जो प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला था वो क्या था, वो था एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यानी कि अगर हमारे सामने देखो इसके अंदर सिर्फ 1/3 एक्स्ट्रा आया है, यानी कि हमारे सामने एक प्रिज्म हो और एक पिरामिड हो जिनका बेस और हाइट, यहाँ पर दो ही चीजें हैं, जिनका एरिया और बेस और हाइट, तो जिनका बेस और हाइट दोनों सेम हो तो क्या होगा, जो प्रिज्म है उसका एरिया 3 गुना होगा, क्योंकि उसका एरिया तो ये है और इसका एरिया जो है वो है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। देन लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होगा ये चारों तरफ जो एरिया है इसका एरिया। कौन के केस में से कर्व्ड सरफेस एरिया बोल सकते हैं, क्योंकि कौन के चारों तरफ घुमावदार सतह है, ठीक है। तो वो होएगा हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया सिंपल है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, बिकॉज इनके अंदर टॉप तो है नहीं सिर्फ बेस है, तो एक ही चीज जुड़ेगी टोटल सरफेस एरिया के अंदर। तो अब ये नहीं है कि भाई प्रिज्म की आपको अंडरस्टैंडिंग है तो कौन के अलग से याद नहीं रखोगे, कौन को आपको अलग से याद रखना है, लेकिन बाकी जो पिरामिड्स है, कौन के अलावा जो पिरामिड्स हैं उनके अलग से फॉर्मूले निकाल कर याद रखने की जरूरत नहीं है। उनके क्वेश्चन करने के लिए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बताई है उसी का यूज कर सकते हो, लेकिन कौन मोस्ट मोस्ट यूज्ड पिरामिड है, सबसे ज्यादा इसी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं पिरामिड्स के अंदर, तो इसके आपको सारे फॉर्मूले फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये इसका रेडियस है, ये इसकी हाइट है और ये इसकी स्लांट हाइट है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम होएगा जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। थर्ड सरफेस एरिया होगा पाई आर एल, एल स्लांट हाइट है, जो ये जो स्लांट हाइट है तिर्यक ऊंचाई जो कि होती है अंडर रूट h² प्लस r²। और जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये ऐसे ही निकाला है मैंने, पाई आर एल के अंदर एक पाई आर स्क्वायर जोड़ा है, कर्ड सरफेस एरिया के अंदर बेस का एरिया जोड़ा गया है और उसके बाद पाई और आर कॉमन ले लिया गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो तीसरी तरह की फिगर जो ना तो अपनी पिरामिड है ना ही अपनी प्रिज्म है, तो वो मैंने आपको क्या बताया कि सफियर एंड हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर को अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, सफियर का आधा ही है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सफियर को काटने पर जो हेमिस्फीयर बनता है, तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किन किन चीजों में चेंज आता है। तो जैसे कि इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है सफियर का, तो एक्जैक्टली हाफ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा। अगर ये टोटल सफियर 10 किलो लोहे से बनेगा तो ये 5 किलो से बनेगा, सिंपल सी बात है, उसका आधा है, तो वॉल्यूम आधा होगा। देन कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है जो इसके चारों तरफ का एरिया है। तो जो इसके चारों तरफ का एरिया है जब आप इसको बीच में से काट देते हो तो वो इस हेमिस्फीयर के चारों तरफ आता है, उसका आधा एरिया, तो उसका एक्जैक्टली आधा 2 पाई आर²। जब आप काटते हो तो ये एरिया जो है ये नया डेवलप होता है, ठीक है। इसके चारों तरफ का एरिया इसका जो टोटल सरफेस एरिया था स्फीयर का उसका आधा होता है, ये हम कंसेप्ट लेक्चर में कर चुके हैं अंडरस्टैंडिंग। देन जो टोटल सरफेस एरिया है इसका तो सेम ही रहेगा सफियर का, बिकॉज वहां पर भाई ना तो टॉप है ना बेस है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब हमने काट दिया सफियर को तो यहाँ पर एक नया टॉप डेवलप हो गया, टॉप या बेस कुछ भी बोलो आप इसको, और ये एक सर्कल है तो एक सर्कल का एरिया होता है πr² और इसका कर्ड सरफेस एरिया है अपना 2 πr², तो ये हो गया 3 πr², ठीक है। तो भाई ये अपनी सारी फिगर्स हो गई हैं। अब इनके ऊपर बेस्ड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। देखो रिलेशन बिटवीन रेडियस, कर्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर आपको दो सफियर्स के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि भाई दो सफियर्स का रेडियस का जो रेशियो है वो a/b है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इनके डायमीटर, रेडियस यानी कि r, आपने सिर्फ ये देखना है कि r की कौन सी पावर यूज हुई है, उसके कारण अपना वो बदलता है इनका रेशियो। देखो रेडियस का क्या मतलब है, रेडियस का मतलब है r, तो इनके डायमीटर का क्या रेशियो होगा, डायमीटर होता है 2r, तो r की पावर तो एक्जैक्टली सेम है तो रेशियो सेम ही रहेगा, क्लियर है। तो इनके कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया तो वो तो अलग अलग होते नहीं, तो सिर्फ सरफेस एरिया बोलता हूँ। तो सरफेस एरिया के अंदर आर की कौन सी पावर यूज होती है, आर की पावर यूज होती है स्क्वायर, तो यहाँ पर रेशियो होगा a²/b², मतलब हम सिर्फ डायमेंशन देख रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज इस चीज को आपको ऐसे नहीं देखना, आपको फील होना चाहिए कि एरिया जो है वो 2 डायमेंशनल है, वॉल्यूम जो है 3 डायमेंशनल है और जो लेंथ किसी भी चीज की वो 1 डायमेंशनल है। तो लेंथ का जो भी रेशियो होता है उसका स्क्वायर रेशियो होता है एरिया का और उसका क्यूब रेशियो होता है जी वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा a³/b³, क्लियर है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इस अंडरस्टैंडिंग के बेस पर कई क्वेश्चंस आते हैं और कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम काफी जल्दी कर सकते हैं। तो भाई अब मैं आपको एडिशनल कंसेप्ट बताता हूँ जो इन फिगर्स के दौरान मैंने बीच बीच में आपको बताए। एक तो ये कंसेप्ट बताया कि भाई जब हमने यूनिट को कन्वर्ट करना है तो ये वाली ट्रिक हमें याद करने में हेल्प करेगी, ठीक है। किंग हेनरी डाइड मदर डिडंट क्राई मच, तो आपको इसके जस्ट पहले अक्षर याद करने हैं। के का मतलब होता है किलो, एच का मतलब है हेक्टा, इस डी का मतलब है डेका, इस एम का मतलब है मीटर,
ठीक है। तो किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन करना है ग्राम्स में, तो इस मीटर की जगह पर ग्राम आ जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अगर इसकी जगह आपने लेना है लीटर, लीटर्स का कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया लीटर, ये हो गया किलो लीटर, हेक्टा लीटर, डेका लीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। समझ में आ गई बात? तो ये हर एक चीज़ के लिए आपको यूनिट कन्वर्जन बता देगा, लीटर, मीटर, हर एक चीज़ के लिए। बस आपने क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो चीज़ है उसके अंदर ये वाली चीज़ें 10 होती हैं, यानी कि 1 किलोमीटर हो या लीटर हो, कुछ भी हो, या ग्राम हो, 1 किलोग्राम के अंदर 10 हेक्टाग्राम होते हैं। तो जब आपको यहाँ से इस तरफ आना है तो चीज़ें 10 गुना होती रहेंगी, 10 गुना। ठीक है। और जब आप इस साइड से उस साइड जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो है कि लीटर टू मीटर क्यूब या फिर लीटर टू सेंटीमीटर क्यूब, इनके कन्वर्जन की ट्रिक। देखो आपने क्या ध्यान रखना है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि अगर आप अपने हाथ इतने खोलते हो जिनके बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप है, तो एक उतने ही उतनी लेंथ का आप एक क्यूब बनाते हो। मैंने ऐसे क्यों बोला हाथ इतने खोलते हो, आप अपने सामने इमेजिन करो कि आपके हाथों में, जब आप आपने अपने हाथ 10 सेंटीमीटर खोल रखे हैं, तो वहां पर एक डिब्बा है 10 बाई 10 बाई 10 का। तो उस डिब्बे के अंदर कितना पानी आएगा पता है? उस डिब्बे के अंदर 1 लीटर पानी आ जाता है। और 10 इंटू 10 इंटू 10 ये हो गया 1000। ये 10 सेंटीमीटर का था तो ये हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इस चीज से आप याद रख सकते हो। अदरवाइज ये चीजें डायरेक्टली याद रखने के लिए बताई जाती हैं, लेकिन मैंने आपको ये एक कंपैरिजन का तरीका बता दिया, उससे अगर कभी आप भूलोगे भी तो भी आपको ये दोबारा से याद आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आप क्या चीज कंपेयर कर सकते हो कि अगर एक मीटर का डिब्बा है, 1 मीटर की लेंथ, 1 मीटर की ब्रेड्थ और 1 मीटर की हाइट से एक डिब्बा बना है। तो 1 मीटर होता है, जब आप कपड़ा लेने जाते हो तो जो 1 मीटर का नाप वो दुकानदार रखता है वो, तो उसका जब आप डिब्बा बनाते हो तो वो आपकी टंकी से थोड़ा सा बड़ा बनेगा। जो 500 लीटर की टंकी है थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं। तो उससे आपको लगेगा कि अगर इस टंकी में 500 लीटर पानी आता है तो इसमें 600 लीटर ही आएगा, और कितना आएगा। लेकिन क्या होता है देखो, ये एक क्यूब है और ये एक सिलेंडर है। क्यूब के अंदर काफी ज्यादा पानी आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा क्यूब होएगा तो एक्चुअल में इस टंकी से डबल पानी आता है इसके अंदर। आपको इमेजिन करने में हो सकता है थोड़ा सा बड़ा लगे, इसके अंदर 1000 लीटर पानी आ जाता है। यानी कि 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर क्यूब के डिब्बे के अंदर 1000 लीटर पानी आ जाता है। मीन्स 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ये चीजें आपको दोबारा से, ये चीजें डिराइव करने में मदद करेंगे, अगर आप भूल गए तो भी जिंदगी भर आप इसको। जिंदगी भर आप इसको याद रख सकते हो। देन नेक्स्ट जो चीज हमने की थी वो किया था भाई, ओपन